हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 2 तक अपना डिस्कशन कर लिया था और इस क्लास में हम आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के साथ अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, क्या है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 या फिर अनुच्छेद 15 खंड 3? फ्रेंड्स, इट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1। यह अनुच्छेद 15 खंड 1 का अपवाद है। ओके, सो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है वो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का एक एक्सेप्शन है, उसका एक अपवाद है। तो अब ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का अपवाद कैसे है, तो इसके लिए हम आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को पढ़ते हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 क्लॉज 3, स्टेट is not prevented from making any special provision for women and children। यानी कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोका जा सकता। ओके, सो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है कि राज्य को या फिर देश की सरकार को महिलाओं यानी कि स्त्रियों और बच्चों के लिए कोई भी विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोका जा सकता। यानी कि देश की सरकार के पास यह शक्ति है कि वो स्त्रियों के लिए एवं बच्चों के लिए कोई भी विशेष कानून बना सकें, कोई भी विशेष प्रावधान बना सकें, विशेष पॉलिसी बना सकें। ओके, सो देश की सरकार को संविधान से यह शक्ति प्राप्त है या फिर देश की सरकार को अनुच्छेद 15 खंड 3 यह शक्ति प्रदान करता है कि वह स्त्रियों एवं बच्चों के कल्याण के लिए, स्त्रियों एवं बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान बना सके। अब फ्रेंड्स, अगर आप आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को देखें यानी कि अनुच्छेद 15 खंड 1 को देखें, तो अनुच्छेद 15 खंड 1 क्या कहता है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। राज्य अपने नागरिकों में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि उसमें लिंग भी शामिल है, ओके, उसमें जेंडर भी शामिल है, सेक्स भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर देश की सरकार को, राज्य की सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वो महिलाओं को विशेष, महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान बना सके। यानी कि एक तरह से यहाँ पर देश की सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वो लिंग के आधार पर विभेद कर सके। अब जैसे कि मैंने आर्टिकल 14 में आपको पढ़ाया था, अनुच्छेद 14 में आपको पढ़ाया था कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, यानी कि विधि के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण के तहत सरकार के पास यह शक्ति होती है कि वो सकारात्मक विभेद कर सके। ओके, सकारात्मक विभेद यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सके। जैसे कि यहाँ पर सरकार पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या फिर सकारात्मक विभेद कर सकती है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं वो इस पुरुष प्रधान समाज में सदैव से ही एक शोषित वर्ग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही प्राचीन काल से महिलाओं पर और बच्चों पर पुरुषों द्वारा अत्याचार किए गए हैं। इसलिए यह आवश्यकता थी कि देश की सरकार स्त्रियों के और बच्चों के संरक्षण के लिए एवं स्त्रियों के एवं बच्चों के कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाए। यह देश की सरकार की जिम्मेदारी हो कि वह स्त्रियों का संरक्षण करे, यह देश की सरकार की जिम्मेदारी हो कि वह बच्चों का संरक्षण करे। इसलिए यदि यहाँ पर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज यानी कि विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा को लागू करें तो यह प्रावधान बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरकार सकारात्मक विभेद कर रही है, यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। क्यों? क्योंकि जो स्त्रियां हैं और बच्चे हैं वे समाज का कमजोर वर्ग हैं, प्राचीन समय से ही इन पर लगातार अत्याचार किए गए हैं। तो इसलिए यह आवश्यकता थी कि देश की सरकार इनको संरक्षण प्रदान करे, देश की सरकार इनके कल्याण के लिए, इनके संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान बनाए, स्पेशल प्रोविजंस बनाए। ओके, तो यही कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 3। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है अनुच्छेद 15 खंड 4 यानी कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4। अब फ्रेंड्स, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो बिल्कुल शुरुआत से ही हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि संसद ने संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 15 खंड 4 को बाद में संविधान में जोड़ा। तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951।
तो देश की संसद ने अनुच्छेद 15 खंड 4 को पहले संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा पेश किया था। ओके, तो क्या क्या बात यहाँ पे मैंने कही कि जो अनुच्छेद 15 खंड 4 है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, वो बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि जब हमारा संविधान बना था तब से हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था। परंतु जब देश की संसद ने, इंडिया की पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि पहले संशोधन अधिनियम 1951 को पेश किया और इसके द्वारा अनुच्छेद 15 खंड 4 को संविधान में जोड़ा। अब क्या कहता है अनुच्छेद 15 खंड 4 या फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 4? सो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 सेज नथिंग इन दिस आर्टिकल or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and scheduled tribes। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का यह मतलब हुआ कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अब फ्रेंड्स, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की जो लैंग्वेज है, यानी कि अनुच्छेद 15 खंड 4 की जो भाषा है, उसमें सबसे पहली बात कही गई है कि इस अनुच्छेद की। तो यहाँ पर इस अनुच्छेद से क्या मतलब है या फिर दिस आर्टिकल से क्या मतलब है? तो इस अनुच्छेद या दिस आर्टिकल से मतलब है कि जो पूरा का पूरा आर्टिकल 15 है। ओके, तो इस अनुच्छेद का मतलब है आर्टिकल 15 या फिर अनुच्छेद 15। उसके बाद अनुच्छेद 29 का खंड 2 क्या है? क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 क्या है? तो आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन से रिलेटेड है, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है। तो जब हम आर्टिकल 29 को पढ़ेंगे तो हम इस आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना ही समझिए। सो फ्रेंड्स, इस अनुच्छेद की यानी कि अनुच्छेद 15 की और अनुच्छेद 29 खंड 2 की कोई भी बात देश की सरकार को इस बात से नहीं रोक सकती कि वो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई उपबंध बनाए, कोई विशेष उपबंध बनाए। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि देश की सरकार को यह शक्ति प्राप्त है, देश की सरकार को यह पावर मिली हुई है कि वो शैक्षिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं, उनके लिए एवं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई भी विशेष उपबंध बना सकते हैं, कोई भी विशेष प्रावधान बना सकते हैं, यानी कि उनके कल्याण के लिए, उनके संरक्षण के लिए, यानी कि उनके वेलफेयर के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ अनुच्छेद 15 खंड 4 का, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का? तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 सिंपल भाषा में ये कहता है कि देश की सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों, यानी कि ऐसी जातियां जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और इनके अलावा अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां, यानी कि एससी और एसटी, इनके नागरिकों के लिए, यानी कि इन लोगों के लिए विशेष कानून बना सकता है, स्पेशल लॉज बना सकता है, विशेष प्रावधान बना सकता है, यानी कि विशेष स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। ओके, तो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। ओके, तो क्या कहता है अनुच्छेद 15 खंड 4? अनुच्छेद 15 खंड 4 यह कहता है कि देश की सरकार को यह शक्ति प्राप्त है या फिर सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए एवं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष कानून बना सकते हैं, विशेष पॉलिसी बना सकते हैं। ओके, तो ये मतलब हुआ आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का। अब फ्रेंड्स, इसके तहत जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, यानी कि आरक्षण नीति है, वो भी सही है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है कि ऐसी जातियां जो सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं या फिर जो अनुसूचित जातियां हैं एवं अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके लोगों के लिए सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि सरकार उनके कल्याण के लिए,
सरकार उनके संरक्षण के लिए विशेष उपबंध बना सकती है, यानी कि विशेष कानून बना सकती है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। तो रिजर्वेशन क्या है या आरक्षण क्या है? तो आरक्षण भी एक तरह से क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़े वर्गों के को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए बनाई हुई एक नीति है। तो आगे हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। तो इसके बाद आता है आर्टिकल 15 क्लॉज 5, यानी कि अनुच्छेद 15 खंड 5। अब अनुच्छेद 15 खंड 5 क्या है कि इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005, यानी कि इसे 93वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा पेश किया गया था। क्या मतलब हुआ इस बात का? फ्रेंड्स, इस बात का भी यही मतलब हुआ कि जब संविधान बनाया गया तो संविधान की जो मूल प्रति थी, यानी कि ओरिजिनल कॉपी थी, उसका यह अनुच्छेद हिस्सा नहीं था। यानी कि अनुच्छेद 15 खंड 5 शुरुआत से संविधान का हिस्सा नहीं था, परंतु बाद में जब संसद ने यानी कि पार्लियामेंट ने 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में पास किया, यानी कि 93वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 में पास किया, उसके बाद यह अनुच्छेद संविधान का हिस्सा बना। अब अनुच्छेद 15 खंड 5 कहता क्या है? हम इसको पढ़ के देखते हैं। इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडमिशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड एक्सेप्ट इन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यानी कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं किया जाएगा, जहां तक ऐसे उपबंध शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हैं, जिनमें निजी शैक्षणिक संस्थाएं सम्मिलित हैं, चाहे राज्य द्वारा अनुदानित हों या गैर अनुदानित हों। तो अब क्या मतलब हुआ इस बात का? तो अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 कहना क्या चाहता है? तो अब इस बात को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि शैक्षणिक संस्थान होते हैं, तो शैक्षणिक संस्थान यानी कि जैसे कि स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, है ना। तो जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यानी कि जैसे विद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, तो ये सब क्या है? ये शैक्षणिक संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अब जो शैक्षणिक संस्थान हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कई टाइप के होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ओन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि सरकारी शैक्षणिक संस्थान। तो सरकारी शैक्षणिक संस्थान वे शैक्षणिक संस्थान होते हैं जिनकी ओनरशिप, यानी कि जिनका मालिक कौन होता है? सरकार होती है। उसके बाद आते हैं प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि निजी शैक्षणिक संस्थान। तो निजी शैक्षणिक संस्थान की जो ओनरशिप होती है वो किसी प्राइवेट आदमी के पास होती है, यानी कि इसका मालिक कोई और प्राइवेट आदमी होता है, किसी और आदमी के ये ओनरशिप में होती है। तो अब जो ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या निजी शैक्षणिक संस्थान हैं, ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले वे निजी शैक्षणिक संस्थान, यानी कि वे निजी स्कूल या कॉलेजेस जो राज्य द्वारा अनुदानित हों। अब राज्य द्वारा अनुदानित होने का क्या मतलब है कि ऐसे स्कूल या कॉलेजेस, यानी कि ऐसे निजी शैक्षणिक संस्थान जिनको देश की सरकार आर्थिक रूप से मदद करती हो, उनको पैसा देती हो ताकि वो अपने कार्यों को अच्छे से चला सकें, यानी कि सरकार उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देती हो, यानी कि वित्तीय सहायता देती हो। उसके बाद दूसरे वे निजी शैक्षणिक संस्थान होते हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सरकार द्वारा अनुदानित नहीं होते, यानी कि देश की सरकार उनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं देती या फिर उनको मौद्रिक सहायता नहीं प्रदान करती। ओके। उसके बाद चौथे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्हें कहते हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थान। ठीक है, अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, यानी कि शैक्षणिक संस्थान कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो अनुच्छेद 15 खंड 5 ये कहना चाहता है, यानी कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ये कहता है कि देश की सरकार को यह शक्ति प्राप्त है, सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि सरकार
ऐसे नागरिकों के लिए, यानी कि ऐसे नागरिक जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। ओके, यानी कि इसे हम कोई भी जाति कह सकते हैं या फिर कोई भी समूह कह सकते हैं। ओके, तो नागरिकों का ऐसा वर्ग, ओके, अब वो भले ही जाति हो या कुछ भी हो, तो नागरिकों का ऐसा वर्ग जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हो। उसके अलावा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, तो इनके जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि इन वर्गों के जो छात्र हैं, उनके एडमिशन के लिए, उनके प्रवेश के लिए सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि सरकार इन शैक्षणिक संस्थानों में सीट्स को आरक्षित कर सके। ओके, यानी कि सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि सरकार कानून बनाकर सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में सीट्स को आरक्षित कर सके। और किन के लिए आरक्षित करेगी सरकार सीट्स? ऐसे नागरिकों के लिए जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं या फिर जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं। ओके, सो क्या मतलब हुआ कि सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि सरकार कानून बनाकर सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में सीट्स को आरक्षित कर सके। और सरकार सीट किन के लिए आरक्षित करेगी शैक्षणिक संस्थानों में? किन के लिए आरक्षित करेगी? ऐसे नागरिकों के लिए जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग से आए हों या फिर जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों। ओके, यानी कि गवर्नमेंट हैज द पावर टू रिजर्व सर्टेन सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द सिटीजन्स हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और हु बिलोंग टू सम एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास। ओके, तो क्या मतलब हुआ इस बात का? सो इस बात का ये मतलब हुआ कि सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि सरकार कानून बना सकती है और सरकार कानून बनाकर सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीट्स को आरक्षित कर सकती है, सीट्स को रिजर्व कर सकती है। और सरकार ये सीट किसके लिए रिजर्व कर सकती है? सरकार सीट रिजर्व कर सकती है ऐसे नागरिकों के लिए जो या तो अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों या फिर वो समाज के ऐसे वर्ग से आए हों जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो। ओके, अब सरकार किन किन के लिए, किन किन किस किस टाइप के शैक्षणिक संस्थानों में सीट्स को आरक्षित कर सकती है? तो अब सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि सरकार जितने भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान हैं, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें सीट को आरक्षित कर सकती है। उसके अलावा जितने भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि निजी शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें सरकार सीट्स को आरक्षित कर सकती है। ओके, तो चाहे अब ये जो निजी शैक्षणिक संस्थान हैं, अब चाहे ये राज्य द्वारा अनुदानित हों या गैर अनुदानित हों, यानी कि ये राज्य द्वारा एडेड हों या अनएडेड हों, लेकिन सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि सरकार कानून बनाकर इनमें कुछ सीटों को आरक्षित कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान हैं, वो इसका अपवाद हैं, यानी कि वो इसका एक्सेप्शन है। तो सरकार को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि सरकार किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं, उनमें सीट्स को आरक्षित कर सके। अब फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 16 या फिर अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अब क्या मतलब है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से या फिर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से? इसको हम आर्टिकल 16 में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 1, यानी कि अनुच्छेद 16 खंड 1। सो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 16 खंड 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 खंड 1 कहता है कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन द मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, यानी कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो क्या मतलब है इस बात का? सो इस बात का मतलब है कि राज्य के अधीन जितने भी पद हैं या नियोजन हैं, या इसको सीधी भाषा में बोलने तो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, ओके, उन पर जब भी कोई नियुक्ति होगी तो उन पर नियुक्ति में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त होगी। और यदि इस बात को मैं दूसरी तरह से कहूं आपको समझाने के लिए, तो इस बात का ये अर्थ है कि देश की सरकार की यह जिम्मेदारी है, सरकार की यह जिम्मेदारी है
कि देश के जितने भी नागरिक हैं, देश में जितने भी नागरिक हैं, हर किसी को सरकारी नौकरी को पाने के लिए अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। ओके, तो हमारे देश में जितने भी निवासी हैं, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों के लिए है, ये अधिकार गैर नागरिकों के लिए नहीं है। तो हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों को सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी पर भर्ती होगी, जब भी कोई सरकारी नौकरी पर नियुक्ति होगी, तो सरकार सभी के सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगी। तो इस बात को मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई भी सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी आती है, ओके, उसके लिए रिक्ति आती है। जैसे कि मान के चलिए आप सभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आईएएस के लिए वैकेंसी आती है, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए रिक्ति आती है, तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं वो सभी इस पेपर को दे पाएं। ओके, अब उनको कुछ न्यूनतम अर्हताओं को उनके पास होना चाहिए। जैसे उनकी न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए, उनके पास कम से कम एक ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कि वो कम से कम स्नातक डिग्री धारक तो हों ही। ओके, और इसके अलावा और भी कुछ अर्हताएं हैं, और जो भी नागरिक इन एलिजिबिलिटी या अर्हताओं को फॉलो करेगा, यानी कि इन अर्हताओं को रखता होगा, इन एलिजिबिलिटीज को रखता होगा, वो देश के सभी नागरिक आईएएस का एग्जाम दे पाएंगे। ओके, सो अनुच्छेद 16 खंडे के कहता है कि देश की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी आएगी या सरकारी पद पर रिक्ति होगी, तो देश में जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को उस नौकरी को पाने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 2। सो अनुच्छेद 16 खंड 2 क्या कहता है? सो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 सेज that no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible for discriminated against in respect of any employment or office under the state। यानी कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही उससे विभेद किया जाएगा। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है फ्रेंड्स, यदि इस बात को मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो इस बात का ये मतलब है कि जो सरकार है वो किसी भी नागरिक के साथ सरकारी नौकरी देने में केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती। जैसे कि कोई सरकारी नौकरी के लिए यदि रिक्ति आती है, ओके, मान के चलिए यदि आईएएस के लिए रिक्ति आई, तो सरकार ये नहीं कह सकती कि इस पर्टिकुलर धर्म के लोग इस नौकरी को नहीं पा सकते। इस उदाहरण लेके हम इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो मान के चलिए कि आईएएस की ही वैकेंसी निकली है, यानी कि आईएएस ऑफिसर के लिए रिक्ति निकली है। तो अब सरकार ये नहीं कह सकती कि मान के चलिए ईसाई धर्म है, तो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग आईएएस नहीं बन सकते। ओके, देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो धर्म के आधार पर, वो केवल धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच विभेद नहीं करेगा, यानी कि सिटीजन्स के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो जैसे मान के चलिए यदि आईएएस के लिए रिक्ति आती है, यानी कि आईएएस के लिए वैकेंसी आई, तो अब सरकार ये नहीं कह सकती कि मान के चलिए जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं या फिर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं वो आईएएस नहीं बन सकते। ओके, तो सरकार ऐसा नहीं कह सकती, सरकार के पास ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो भारत में जितने भी धर्म हैं, हर धर्म के नागरिक को अधिकार प्राप्त है कि वो आईएएस बन सकता है, या फिर कोई भी सरकारी नौकरी हो तो वो उस सरकारी नौकरी को पा सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार सरकार मूल वंश के आधार पर ये नहीं कह सकती कि इस पर्टिकुलर मूल वंश का आदमी या इस पर्टिकुलर रेस का आदमी इस नौकरी को नहीं कर सकता। सरकार ऐसा नहीं कर सकती। जैसे कि सरकार ये नहीं कह सकती कि आप नीग्रो मूल वंश के हैं या नीग्रो रेस के हैं तो आप आईएएस नहीं बन सकते, और एक जो दूसरा व्यक्ति है वो आर्य रेस का है, यानी कि आर्य मूल वंश का है, तो वो आईएएस बन सकता है। तो सरकार को ऐसा कहने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ओके, होता क्या है? होता यह है कि आप किसी भी रेस के हो, किसी भी मूल वंश के हो, आप आईएएस बन सकते हैं या आप कोई भी सरकारी नौकरी कर सकते हैं। और सेम चीज जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इन सब के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि सरकार किसी भी नागरिक को
केवल उसके धर्म के आधार पर, केवल उसके मूलवंश के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उद्भव के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या निवास के आधार पर किसी भी सरकारी नौकरी को करने से नहीं रोक सकती। ओके, तो जो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 है वो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का और ज़्यादा स्पेसिफाइड वर्जन है, यानी कि इसको और विश्लेषणात्मक वर्जन है, इसको और ज़्यादा अच्छे से बताया हुआ है डिटेल में कि देश की सरकार नागरिकों के बीच किसी भी सरकारी नौकरी को पाने से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या निवास या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं कर सकती। तो ये मतलब है आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 यानी कि अनुच्छेद 16 खंड 3। अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 3 पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड to provide by law residence as a ground or qualification in getting a certain categories of employment under the state। यानी कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कानून बनाकर किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन किसी पद के लिए निवास को योग्यता बना दे। तो अब डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है यानी कि अनुच्छेद 16 खंड 3 है वो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 16 एक क्लॉज 2 ये कहता था कि जो देश की सरकार है यानी कि जो सरकार है या जो राज्य है वो रेजिडेंस को यानी कि निवास को योग्यता नहीं बना सकता, वो निवास के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं कर सकता सरकारी नौकरी को पाने के लिए। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या कहता है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है, यानी कि जो देश की पार्लियामेंट है उसको उसके पास ये पावर है कि वो कानून बनाए। ओके, एक कानून बनाए और कोई भी राज्य, जैसे जितने भी राज्य हैं भारत में, स्टेट्स हैं और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, ओके, तो जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंडर में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, उनके अंडर में जितनी भी जॉब्स हैं, तो उनके लिए वो निवास को एक योग्यता बना सकता है। यानी कि किसी पर्टिकुलर राज्य में इस कैटेगरी की जो जॉब है वो केवल उस राज्य के लोग ही कर सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो फ्रेंड्स, क्या है कि इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ग्रुप सी एंड डी जॉब्स आर ओनली अवेलेबल टू देयर डोमिसाइल्स। यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तीसरी एवं चौथी श्रेणी की नौकरियां केवल वहां के मूल निवासियों के लिए उपलब्ध हैं। ओके, तो क्या कर रहे हैं, तो संसद ने कानून बनाया और संसद ने क्या कहा कि जो आंध्र प्रदेश के मूल निवासी हैं और तेलंगाना के मूल निवासी हैं केवल वे ही वहां की तीसरी श्रेणी की नौकरियां और चौथी श्रेणी की नौकरियां कर सकते हैं। तो यदि आपको आंध्र प्रदेश में तीसरी श्रेणी की नौकरी करनी है तो आपको वहां का मूल निवासी होना पड़ेगा। यदि आप किसी और स्टेट के मूल निवासी हैं, जैसे यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आप आंध्र प्रदेश में जाके तीसरी श्रेणी की नौकरी नहीं कर सकते। तीसरी श्रेणी या ग्रुप सी की नौकरी कौन सी होती हैं, जैसे कि एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एसआई है, सब इंस्पेक्टर, जिसको कहीं थानेदार या दरोगा भी बोला जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार ग्रुप डी की जॉब्स कौन सी होती हैं, जैसे कि प्यून है, वॉचमैन है, यानी कि चौकीदार है, एक ग्रुप डी की जॉब्स हैं। तो जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब्स हैं, यदि आप तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या है कि यदि आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब्स करनी है तो आपको वहां का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब्स केवल वहां के मूल निवासियों को दी जाती है। तो अनुच्छेद 16 खंड 3 क्या कहता है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि संसद कानून बना सकता है और कानून के द्वारा क्या कर सकता है कि राज्य या किसी भी राज्य संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी के अधीन जितनी भी नौकरियां हैं उनके लिए निवास को योग्यता बना दे कि अब ये नौकरी वहां के मूल निवासियों के लिए ही मिलेगी। अब फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। सो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 या फिर अनुच्छेद 16 खंड 4। सो क्या कहता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4? It empowers the state to make special provisions in the favor of backward classes of citizens in reserving the posts which are of the nature of public employment, provided that the said class is socially and educationally backward and it is not adequately represented in the service under the state। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
अब डेफिनेटली इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, तो एक एग्जांपल देके मैं आपको इसे बहुत आसानी से समझा दूंगा ताकि आप इसे समझ सकें। तो फ्रेंड्स, मान के चलिए एक छोटा सा देश है। ओके, एक छोटा सा देश है, उस देश का कुछ भी नाम है, मान लो उस देश का नाम है रसगुल्ला। ओके, उसका हम नाम अज्यूम कर लेते हैं कि इस देश का नाम है रसगुल्ला। तो जो रसगुल्ला देश है उसमें केवल 200 नागरिक निवास करते हैं। अब ये जो 200 नागरिक हैं और ये रसगुल्ला देश में केवल 200 नागरिक निवास करते हैं और इसके अलावा केवल 100 सरकारी नौकरियां हैं। तो क्या यदि हम इसका रेशो निकालें यानी कि अनुपात निकालें तो रेशो क्या आएगा कि हर 2 में से 1 नागरिक को सरकारी नौकरी मिलेगी, यानी कि आधे नागरिकों को सरकारी नौकरी मिलेगी। चूंकि 200 नागरिक निवासरत हैं और उसमें से 100 सरकारी नौकरियां हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि रसगुल्ला देश में आधे नागरिकों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, यानी कि 50% को। अब चूंकि वो एक देश है तो यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी होंगी, यानी कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी होंगी। तो मान के चलिए वहाँ पर बहुत सारे समुदाय भी होंगे। ओके, तो कोई भी देश है तो देश में बहुत सारे समुदाय होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं। तो ऐसे ही रसगुल्ला देश में भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। अब मान लीजिए कि वहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, जिनमें से एक कम्युनिटी है कम्युनिटी ए, कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी है कम्युनिटी बी, ऐसे ही कम्युनिटी सी, कम्युनिटी डी। अब हम कम्युनिटी ए को पकड़ते हैं, तो है क्या, कम्युनिटी ए में कुल 20 सदस्य हैं। ओके, कम्युनिटी ए एक ऐसा संप्रदाय है, तो उसमें कितने सदस्य हैं, उसमें केवल 20 सदस्य हैं। समुदाय ए में केवल 20 सदस्य हैं। अब यदि हम अनुपात निकालें सरकारी नौकरियों का, तो मैंने आपको बताया था कि रसगुल्ला देश के कम से कम 50% लोगों को, रसगुल्ला देश में 50% लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी थी, यानी कि क्योंकि 200 लोग हैं टोटल और 100 सरकारी नौकरियां हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से अब चूंकि ये जो समुदाय ए है, समुदाय ए में 20 लोग हैं, तो यदि हम अनुपात के अकॉर्डिंग बात करें, रेशियो के अकॉर्डिंग बात करें, तो कम से कम 10 लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ओके, और यदि समुदाय ए यानी कि कम्युनिटी ए के 10 लोगों को जब सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि हाँ, अब ये जो समुदाय है ये वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, यानी कि इसका प्रतिनिधित्व सही तरह से है। ओके, इनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त है। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए जब सर्वे किया गया तो सर्वे में ये पाया गया कि जो कम्युनिटी ए है यानी कि समुदाय ए है, उसका केवल एक ही आदमी ऐसा है जो सरकारी नौकरी में है। ओके, तो समुदाय ए में कितने लोग थे, 20 लोग थे, और 20 लोगों में से केवल एक आदमी ऐसा है जो सरकारी नौकरी में है। बकाया के जो 19 लोग हैं उनमें से कोई कुछ और काम करते हैं, कोई अपना बिजनेस करते हैं, कोई बेरोजगार भी हैं। ओके, तो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन केवल एक नागरिक ऐसा है समुदाय ए का जो सरकारी नौकरी में है। अब फ्रेंड्स, जब सर्वे आगे किया गया तो ये पाया गया कि जो समुदाय ए है वो शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ समुदाय है, यानी कि वो कैसी है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। तो जो कम्युनिटी ए यानी कि समुदाय ए के लोग हैं वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं एवं वो एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। ओके, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कह रहा है। तो अब आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अनुसार रसगुल्ला देश की सरकार को ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए, इस देश की सरकार को अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वो सरकारी नौकरी में कुछ सीटों को क्या करे, समुदाय ए के लोगों के लिए आरक्षित कर दे, यानी कि कम्युनिटी ए के लोगों के लिए रिजर्व कर दे। क्यों? क्योंकि चूंकि ये जो समुदाय है, ये जो कम्युनिटी है, वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, यानी कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है। और उसके अलावा इसके जो नागरिक हैं, ये जो कम्युनिटी है, ये जो समुदाय है, इसका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 10 लोगों को सरकारी नौकरी में होना चाहिए था, लेकिन उसके स्थान पर केवल 1 लोग हैं। तो केवल जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो देश की सरकार को ये शक्ति मिल जाएगी कि देश की सरकार अब इस कम्युनिटी यानी कि इस समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ सीटों को आरक्षित कर दे, यानी कि रिजर्व कर दे। ओके, तो ये कहता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। अब इस चीज को हम अपने देश के इस एग्जाम्पल को अगर हम अपने देश का एग्जाम्पल लेके समझें तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 या फिर अनुच्छेद 16 खंड 4 ये कहता है कि हमारे देश की सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वो ऐसे नागरिकों के लिए
ठीक है, दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो, यदि वो यदि वो समुदाय जो है, यदि वो कम्युनिटी जो है, ओके, यदि वो कम्युनिटी वो समुदाय जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो, यानी कि शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ हो। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ हो। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी कि दूसरी शर्त क्या है कि वो जो समुदाय है वो राज्य के अधीन सेवाओं में, यानी कि सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, यानी कि वो समुदाय सरकारी नौकरियों में एडिक्वेटली रिप्रेजेंट ना हो। तो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि 10 लोगों को सरकारी नौकरी में होना चाहिए था, लेकिन 10 की जगह केवल 1 या 2 लोग सरकारी नौकरी में थे। तो इसका मतलब क्या है कि जितना उनका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए उतना है नहीं। तो हम बोलेंगे कि ये जो समुदाय है वो सरकारी नौकरियों में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व इसको प्राप्त नहीं है। तो यदि ये दोनों शर्तों का पालन होता है, यदि कोई भी समुदाय इन दोनों शर्तों को प्राप्त कर लेता है, किसी भी समुदाय पे दोनों शर्तें लागू हो जाती हैं, तो अब देश की सरकार के पास ये शक्ति है कि वो सरकारी नौकरियों में, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, राज्य के अधीन सेवाओं में या सरकारी नौकरियों में कुछ सीटों को इस समुदाय के लोगों के लिए रिजर्व कर दे, यानी कि आरक्षित कर दे। तो ये है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को एग्जाम्पल देके अच्छे से समझा पाया हूँगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, मोरारजी देसाई फॉर्म्ड मंडल कमीशन इन द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल इन 1979। यानी कि मोरारजी देसाई ने 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया। और मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था, यानी कि मंडल कमीशन को क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, ताकि ये ऐसी जातियों का पता लगा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हों। ओके, तो अब 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। सो इन 1980 इट गेव इट्स रिपोर्ट एंड आइडेंटिफाइड 3750 कास्ट्स एज एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड। यानी कि 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि 3750 ऐसी जातियां हैं। इमेजिन कीजिए कितना बड़ा नंबर है कि 3750 ऐसी जातियां हैं जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां हैं। ओके, उसके बाद दे वर मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, सो कमीशन रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन टू देम इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो मंडल कमीशन ने क्या कहा, मंडल आयोग ने क्या कहा कि ये जो जातियां हैं इनकी आबादी देश की कुल आबादी का 50% से अधिक है। यानी कि हमारे भारत देश की जितनी भी आबादी है उस पूरी आबादी का 50% से अधिक इनकी आबादी है। तो मंडल कमीशन ने क्या कहा कि इसलिए आयोग ने सरकारी नौकरियों में उन्हें 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। तो अब मंडल कमीशन ने क्या बोला कि ये जो जातियां हैं 3750 जातियां, ये सामाजिक रूप से भी पिछड़ी हैं और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ी हैं। उसके अलावा जो सरकारी नौकरियां हैं इनमें उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इसलिए हम ये सिफारिश करते हैं कि सरकार को इन जातियों को कम से कम 27% आरक्षण देना चाहिए। क्योंकि इनकी जनसंख्या देश की जनसंख्या का 50% से अधिक है, तो कम से कम 27% आरक्षण तो इनको देना ही चाहिए। अब उसके बाद दिस वॉज एनफोर्स्ड बाय बीपी सिंह इन 1991। तो 1991 में देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह बने, और बीपी सिंह ने क्या किया, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया और इन लोगों को रिजर्वेशन दे दिया गया। लेकिन फ्रेंड्स, उसके बाद आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992, यानी कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला 1992। सो इट क्लैरिफाइड द पोजीशन ऑन रिजर्वेशन, यानी कि ये जो केस था इसमें आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई कि आरक्षण किस हिसाब से दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हम देख लेते हैं। कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन इन द फेवर ऑफ ओबीसीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अप टू 27% इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक रोजगार में, यानी कि राज्य के अधीन सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के पक्ष में 27% तक आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चूंकि ऐसी जातियों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है जो कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हों, और उसके अलावा वो राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो जातियां हैं जो अन्य पिछड़े वर्ग में आती हैं, यानी कि ओबीसी में आती हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट में आती हैं, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात ये कही कि जो राज्य के अधीन सेवाएं हैं
इनमें जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये संवैधानिक रूप से वैलिड है, मान्य है। लेकिन कोर्ट ने कहा, हाउएवर कोर्ट डायरेक्टेड दैट स्टेट मस्ट आइडेंटिफाई द ओबीसीज फॉलिंग इन क्रीमी लेयर कैटेगरी एंड रिमूव देम फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। यानी कि पिछड़े वर्गों में संपन्न यानी कि क्रीमी लेयर के लोगों को निकालकर आरक्षण लागू किया जाए। अब क्रीमी लेयर या संपन्न लोग कैसे होते हैं? जैसे मान के चलिए आज आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन यदि आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं और आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आपके पास सब कुछ होगा, पैसा भी होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी होगी, आपकी एजुकेशन भी अच्छी हो जाएगी, ओके, और आपको समाज में अच्छी खासी प्रतिष्ठा मिल जाएगी। तो आपने जो फेस किया वो आपके बच्चे अब फेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों के पास पैसा भी है, उनके पास एक सामाजिक स्टेटस भी है, क्योंकि वो एक आईएएस अफसर के बेटे हैं, ओके। सो जब आप आईएएस बन जाएंगे तो अब आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, यानी कि अब आप संपन्न हो जाएंगे। तो जो अब आपके बच्चे होंगे उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो कोर्ट ने ये बोला कि जो संपन्न लोग हैं पिछड़े वर्ग में जो संपन्न हो चुके हैं, अब उनको आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। तो इसमें केवल ओबीसी आते हैं, एससी एसटी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ये बात हो रही है ओबीसी के लिए, यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। उसके बाद कोर्ट ने अगली बात क्या कही? सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑर्डिनरीली रिजर्वेशन इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल सीट्स। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो आरक्षण है, आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि मान के चलिए यदि कोई सरकारी नौकरी के लिए जगह आती है और जिसमें से 100 वैकेंसीज हैं, यानी कि 100 रिक्तियां हैं, 100 पदों पर रिक्ति है, तो सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि सरकार अधिकतर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 सीटों को आरक्षित कर सकती है। तो सरकार 50 या उससे कम सीटों को आरक्षित कर सकती है, लेकिन सरकार 50 से अधिक सीटों को आरक्षित नहीं कर सकती, ओके। सो कोर्ट ने सीधा निर्देश दिया कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। उसके बाद रिजर्वेशन अलाउज द बेनिफिट टू बैकवर्ड क्लासेस ओनली एट एंट्री स्टेट, दैट इज एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। Therefore, reservation for SCs and STs in promotion was declared unconstitutional. तो बात टोटल किसके लिए हो रही थी? बात हो रही थी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कि ओबीसी के लिए। लेकिन जब रिजर्वेशन पर बात चली कोर्ट में, यानी कि आरक्षण पर बात चली, तो फिर लपेटे में SC ST भी आ गए। तो अब SC ST के बारे में कोर्ट ने क्या बोला कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण केवल प्रवेश स्तर पर यानी भर्ती के समय दिया जा सकता है, इसलिए पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया जाता है। तो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, इस बात का ये मतलब है कि जैसे मान के चलिए आपने कोई सरकारी एग्जाम दिया, सरकारी नौकरी के लिए आपने कोई एग्जाम दिया, मान के चलिए आपने थानेदार के लिए एसआई के लिए एग्जाम दिया, ओके। तो अब ये जो है ये प्रवेश स्तर है, यानी कि ये एंट्री लेवल है। तो एंट्री लेवल का मतलब जब आप कोई एग्जाम देते हैं और एग्जाम देकर आप उस सरकारी नौकरी का हिस्सा बन जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण दिया जा सकता है, ओके। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रवेश स्तर पर यानी कि जब कैंडिडेट्स की भर्ती की जाती है तो भर्ती के समय आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन प्रमोशन में यानी कि पदोन्नति में आरक्षण देना गलत है, असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। तो प्रमोशन या पदोन्नति क्या होता है? सो पदोन्नति मतलब होता है, जैसे मान के चलिए यदि आपकी पुलिस विभाग में भर्ती एक एसआई के तौर पे हुई है, एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, तो बाद में आपके काम और आपकी वरिष्ठता के आधार पर आपको टीआई बना दिया जाता है, उसके बाद डीएसपी बना दिया जाता है। तो टीआई मतलब टाउन इंस्पेक्टर। अब टीआई को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कहीं सीआई बुलाते हैं सर्कल इंस्पेक्टर, कहीं पे टीआई बुलाते हैं टाउन इंस्पेक्टर। क्यों? क्योंकि पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है, लेकिन ज़्यादातर में मैंने टीआई सुना है, टाउन इंस्पेक्टर, ओके। तो पदोन्नति का मतलब क्या है कि आप जिस पद पर भर्ती हुए हैं आपकी पदोन्नति करके उससे अगले पद पर आपको पहुंचा दिया जाएगा, फिर उससे अगले पद पर आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पदोन्नति में जो रिजर्वेशन है यानी कि आरक्षण है वो असंवैधानिक है। अब क्यों है असंवैधानिक? तो आप स्वयं सोचिए, मान के चलिए आप जब पुलिस विभाग में एक एसआई के तौर पे भर्ती हुए, सब इंस्पेक्टर के तौर पे भर्ती हुए, तो ये आप मान के चलिए आप बिलोंग करते हैं जनरल या सामान्य वर्ग से, जनरल कैटेगरी से। अब कोई एससी एसटी का कैंडिडेट है जो कि आपके अंडर में एएसआई है, या फिर कोई भी किसी ऐसे समुदाय का कैंडिडेट है जिसे रिजर्वेशन प्राप्त है और वो एएसआई है यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, तो वो आपका जूनियर है, वो आपसे ऑर्डर लेगा, आप उसे ऑर्डर देंगे, ओके, वो आपके अंडर में काम कर रहा है।
लेकिन चूंकि पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है तो कुछ समय बाद वो पदोन्नत होकर एसआई बना दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एसआई आप भी एसआई। लेकिन आप ऐसा ही रहेंगे, कुछ समय बाद उसे पदोन्नत करके टीआई बना दिया जाएगा और कुछ समय बाद वो पदोन्नत होके डीएसपी बन जाएगा, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो वो डीएसपी बन जाएगा और आप ऐसा ही रह जाएंगे। अब मान के चलिए कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको और उसको सेम जगह पर पोस्टिंग कर दी जाए, तो अब आप उसके अंडर में आ जाएंगे। ओके, यानी कि पहले आप उसके बॉस थे, अब वो आपका बॉस है। पहले आप उसे ऑर्डर देते थे, लेकिन अब वो आपको ऑर्डर देगा और आप वो जो बोलेगा आपको वो करना पड़ेगा, वो आपका सीनियर है। तो इससे क्या होता है कि जो कर्मचारी हैं, जैसे वो एसआई है, उसमें हतोत्साहित हो जाएगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा कि ये कैसा सिस्टम है कि मैं जिसको एक समय ऑर्डर्स दे रहा था, आज वो मुझे ऑर्डर दे रहा है। ओके, और इसका बेसिस कोई काबिलियत तो है नहीं, इसका बेसिस क्या है, रिजर्वेशन है, यानी कि आरक्षण है। तो इससे कर्मचारियों में हतोत्साहन पैदा होता है, वो हतोत्साहित हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो पदोन्नति है यानी कि प्रमोशन है, उसमें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड बाय इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैपिटल ए थ्रू 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 विच प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर एससी एंड एसटी। यानी कि संसद ने अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 यानी कि 16 खंड 4 को 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया। तो अब संसद ने क्या किया, संसद ने संविधान में संशोधन कर दिया और 77वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने क्या कहा कि ये संविधान में जोड़ दिया, यानी कि अनुच्छेद 16 खंड 4 में क्या लिख दिया कि अब संविधान के अकॉर्डिंग अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको पदोन्नति में भी यानी कि प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओके, लेकिन इसके बाद बहुत सारे स्टेट हाई कोर्ट्स ने यानी कि राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं, उसने क्या किया, उनने इस आर्टिकल पे बैन लगा दिया। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन लगाया है, पंजाब हाई कोर्ट ने बैन लगाया है, तो उनने इस आर्टिकल पे बैन लगा दिया है। सभी ने नहीं, कुछ स्टेट हाई कोर्ट्स ने इस पर बैन लगाया है, इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स फिर आता है नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यानी कि नागराज बनाम भारत संघ मामला 2006। अब क्या होता है नागराज बनाम भारत संघ मामले में? So Supreme Court in this case clarified this reservation policy is valid only when it satisfies 5 requirements. इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरक्षण नीति तभी मान्य है जब वह 5 आवश्यकताओं की पूर्ति करे। यानी कि आरक्षण नीति में कोई दिक्कत नहीं है, आरक्षण नीति मान्य है, लेकिन आरक्षण नीति तभी मान्य होगी जब वो 5 शर्तों को पूरा करे, और यदि आरक्षण नीति 5 शर्तों को पूरा नहीं करेगी तो वो अमान्य कहलाएगी। तो क्या थी वो 5 शर्तें, इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात थी द सेड क्लास शुड बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, यानी कि उक्त वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि यदि सरकार किसी वर्ग को किसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना चाहती है, आरक्षण देना चाहती है, तो वे दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जिस वर्ग को आरक्षण दे रही है उस वर्ग को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात क्या कही सर्वोच्च न्यायालय ने कि द सेड क्लास मस्ट नॉट बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विस, यानी कि सार्वजनिक सेवाओं में यानी कि राज्य के अधीन सेवाओं में उक्त वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। यानी कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन या पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्या होता है, इस बात को मैंने अभी ही आपको एग्जांपल देके समझाया था कि कम्युनिटी ए के में 20 लोग थे और केवल एक जो आदमी था कम्युनिटी ए का वो सरकारी नौकरी में था, लेकिन होने कितने चाहिए थे, 10 आदमी होने चाहिए थे। तो हम ये कहेंगे कि जो कम्युनिटी ए है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, यानी कि उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि राज्य यानी कि सरकार किसी वर्ग को आरक्षण देना चाहती है तो वो दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस वर्ग को सामाजिक सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होना चाहिए, और यदि उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो फिर सरकार उसको आरक्षण नहीं दे सकती।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बात कही कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर मस्ट बी अप्लाइड इन द केस ऑफ ओबीसीज, यानी कि पिछड़े वर्गों में, यानी कि जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें संपन्न लोगों को निकालकर आरक्षण लागू किया जाए। तो संपन्न लोग या क्रीमी लेयर क्या है, इसके लिए भी मैंने आपको आईएएस वाला एग्जांपल दिया था कि जब आप आईएएस बन जाएंगे तो जो पिछड़े वर्ग में, यानी कि जो ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसमें से जो संपन्न हो चुके हैं उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद चौथी बात क्या थी कि टोटल रिजर्वेशन इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑर्डिनरीली शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल सीट्स, यानी कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। और इस बात को भी मैं आपको अभी समझा चुका हूं कि क्या मतलब है इस बात का। पांचवी बात जो कोर्ट ने कही वो थी जर्नल एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी मेंटेन्ड, यानी कि प्रशासन की सामान्य दक्षता बनी रहनी चाहिए। अब प्रशासन की सामान्य दक्षता या जर्नल एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये एक नई बात है, तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ पाएँ। सो मान के चलिए कि डॉक्टर के लिए या फिर कोई भी मेडिकल स्टाफ के लिए भर्ती निकलती हैं। हम डॉक्टर का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मान के चलिए कि डॉक्टर के लिए वैकेंसी निकली है या फिर रिक्ति निकली है। ओके, और मान के चलो कि 100 पद हैं डॉक्टर के, जिसमें से किसी एक विशेष कम्युनिटी को, समुदाय को 10 पद उस कम्युनिटी के लिए रिजर्व हैं, यानी कि 10 पद उस कम्युनिटी के लिए, उस समुदाय के लिए आरक्षित हैं। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए कि जो डॉक्टर के लिए पेपर होना है वो 500 नंबर का पेपर होगा। ओके, वो 500 नंबर का पेपर होगा। अब मान के चलिए कोई भी एक कम्युनिटी है, समुदाय है, जिसके लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। ओके, और वो जो समुदाय है जिसके लिए 10 सीटें आरक्षित हैं, तो उन सीटों पे केवल उस समुदाय के लोग ही भर्ती किए जा सकेंगे। अब मान के चलिए उस समुदाय से बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया और उस समुदाय का जो टॉपर था उसने केवल 50 अंक हासिल कर पाए, तो उसके 500 में से कितने अंक आए? 50 अंक। यानी कि अगर आप इफेक्टिवली कैलकुलेट करें तो उसने केवल 10% मार्क्स ला पाए। तो अब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके 500 में से 50 अंक आए हो, क्या वो एक अच्छा डॉक्टर कहलाएगा? क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है? वो आगे जाके जब मरीजों का इलाज करेगा तो वो उनको जीवन दान देगा या मृत्यु दान देगा? आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। तो जनरल एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने क्या किया कि कट ऑफ सिस्टम को लागू किया। तो अब क्या है सिस्टम कि मान के चलिए कि 500 नंबर का पेपर है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 500 नंबर का पेपर है, तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको, मतलब जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको 400 नंबर में उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो जो दूसरे रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, यानी कि आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको भी कुछ मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। जैसे कि हम मान के चलें, जो हमने कम्युनिटी ए का एग्जाम्पल लिया था, संप्रदाय ए का एग्जाम्पल लिया था, तो उस संप्रदाय ए के लोगों को भले ही उनके लिए 10 सीटें आरक्षित हैं डॉक्टर के पद के लिए, लेकिन जब वो कम से कम 350 मार्क्स लेके आएंगे 500 में से, तभी उनको डॉक्टर बनाया जाएगा। ओके, तो सामान्य वर्ग के लोगों को भर्ती होने के लिए 400 नंबर चाहिए, और जो कैटेगरी ए है, यानी कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, यानी कि जो आरक्षित कैटेगरी है, उसको भर्ती होने के लिए 350 नंबर चाहिए। तो अब 350 और 400 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अब जो व्यक्ति 350 नंबर प्राप्त करके डॉक्टर बनेगा वो अच्छा डॉक्टर होगा, वो अपने मरीजों को डेफिनेटली जीवन दान ही देगा, तो वो खराब डॉक्टर नहीं बनेगा। तो इसे बोला गया कि जनरल एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी मेंटेन्ड, यानी कि आप ऐसे लोगों को भर्ती ना करें जो सक्षम ना हो, जो इनएलिजिबल हो, जो उतने होशियार ना हो जितना उस पद के लिए होशियार व्यक्ति चाहिए। ओके, तो प्रशासन की सामान्य दक्षता बनी रहनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर मान के चलिए किसी भी व्यक्ति के 350 नंबर आए ही नहीं, तो अब उन 10 सीटों का क्या होगा? तो वो 10 सीटें रिक्त बनी रहेंगी और अगली बार जब पुनः रिक्ति आएगी तो उनमें इस 10 सीटों को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन किसी भी अपात्र व्यक्ति को भर्ती नहीं किया जाएगा। तो ये था 5वां पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो उसके बाद आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 5, यानी कि अनुच्छेद 16 खंड 5। Article 16 Clause 5 empowers the state to prescribe religion as a ground or qualification for requirement in certain categories of public employment। तो आर्टिकल 16 खंड 5 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद की यानी कि अनुच्छेद 16 की, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था
कि कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म को मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। अब क्या मतलब है इस बात का, तो ये डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। इस बात का ये मतलब है कि सरकार को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी विशेष पदों के लिए, किन्हीं विशेष सरकारी नौकरियों के लिए धर्म को एलिजिबिलिटी बना सकते हैं। यानी कि सरकार ये घोषित कर सकती है कि अब इन विशेष पदों पर, इन सरकारी नौकरियों पर केवल इस धर्म के लोग ही अप्लाई कर सकेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है, तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सो फ्रेंड्स, ओनली अ हिंदू कैन बी अ प्रीस्ट इन जगन्नाथ टेम्पल। तो केवल एक हिंदू ही जगन्नाथ मंदिर में पुजारी बन सकता है। अब आप खुद बताइए, क्या हिंदू लोग इस बात को टॉलरेट करेंगे कि कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उनके जगन्नाथ मंदिर का पुजारी बन सके? तो ये डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं है, ये बात सेंसलेस है। तो किसी भी हिंदू मंदिर का जो पुजारी है वो एक हिंदू को ही बनना चाहिए। जैसे कि जो जगन्नाथ मंदिर है उसका पुजारी सिर्फ एक हिंदू व्यक्ति ही बन सकता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को पुजारी बनाया जाएगा तो लोग इस बात को टॉलरेट नहीं करेंगे, ये उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा और ऐसे में समाज में अशांति फैल सकती है, लोग विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए समाज की शांति को बनाने के लिए ये चीज आवश्यक है। ओके, तो क्या मतलब है आर्टिकल 16 खंड 5 का, कि सरकार को ये शक्ति प्राप्त है कि सरकार कुछ विशेष पदों के लिए धर्म को अहर्ता बना सकता है। यानी कि सरकार ये कह सकती है कि इन विशेष पदों पर केवल इस पर्टिकुलर धर्म के लोग ही इन पदों को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि अब ये जो पद हैं वो ज्यादातर धार्मिक नेचर के पद हैं। ओके, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर का जो मुख्य पुजारी है, तो जगन्नाथ मंदिर का जो पुजारी है वो वास्तव में एक सरकारी पद है। ओके, उसको उसकी सैलरी मिलती है। तो जो जगन्नाथ मंदिर के पुजारी हैं वो केवल एक हिंदू ही बन सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम आर्टिकल 17 के साथ अपने डिस्कशन को जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और आप मेरे ब्लॉग से भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है प्रशांत IAS 7 और आप मुझसे अपने डाउट भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आप लोगों को कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और यदि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो, आपने लेक्चर को एंजॉय किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके अलावा इस चैनल के बारे में कम से कम अपने 10 मित्रों को बताएं जो IAS की तैयारी कर रहे हों या किसी भी स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हों। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।